बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। कैप्टन सफदर आजकल आग उगल रहे हैं अपने मुंह से और ये बहुत ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसका पाकिस्तान को भी नुकसान पहुँचेगा और जिसका नुकसान ये लोग इस्लाम को भी पहुँचा देते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा बज़ाहिर ऐसी चीज़ों की मज़म्मत करती हैं, उनकी पार्टी के लोग ऐसी चीज़ों की मज़म्मत करते हैं, इवन उलमा इकराम भी इन चीज़ों से मना करते हैं, नफ़रत फैलाने से, मुल्क में आग लगाने से और लोगों की जानों से खेलने से। ये वही इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जिस किस्म का प्रोपेगेंडा करके लोगों को आग और खून की होली खेलने पर मजबूर किया जाता है। कैप्टन सफदर ने इस दफ़ा टारगेट किया हुआ है जस्टिस रिटायर एजाज़ अफजल साहब को। ये पनामा केस सुनने वाले एक मुअज़्ज़िज़ जज थे और इन्होंने नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन और पनामा केस उसमें ये बेंच का हिस्सा थे। ये उन जज साहिबान में थे जिन्होंने इख्तलाफी नोट नहीं लिखा बल्कि सज़ा देने को तरजीह दी थी। अब साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ आपके सामने वो एक अलग से कंपेन चल रही है, मुख्तलिफ़ कंपेन्स चलती रहती हैं, लेकिन जस्टिस एजाज़ अफजल साहब का एक और मामला भी है। इनका कैप्टन सफदर की फ़ैमिली के साथ ज़मीन का तनाज़ा है मानसेरा में, क्योंकि कैप्टन सफदर उनकी फ़ैमिली मानसेरा के रहने वाले हैं, तो उनके साथ एक कीमती ज़मीन का तनाज़ा है। लगभग 164 कनाल ज़मीन है जिसका तनाज़ा इन दोनों के दरमियान है। अब ये जो ज़मीन का तनाज़ा है, इसकी वजह से कैप्टन सफदर इनके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं और इनको कादियानी करार दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर ये आदमी मर जाए तो फिर इसका जनाजा किसी ने नहीं पढ़ना। ये रूहानियत का मामला है। जस्टिस एजाज़ अफजल साहब के बारे में वो ये कहते हैं कि ये कादियानियों को सपोर्ट करते रहे, उनके मुकदमात लड़ते रहे हैं। वैसे मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जिसमें मैं आपको बता सकता हूँ कैप्टन साहब के PMLN की जमात में वो कौन कौन सा वकील ओहदेदार है जो कादियानियों के मुकदमात लड़ता रहा है। देखिए, किसी का फ़िरका कुछ भी हो, या कोई मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ है या इस्लाम के साथ है, ये मुसलमानों का मुल्क है, इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन इसके बावजूद जो बाकी अक़लियतों के लोग इस मुल्क में रहते हैं, उन सबको ये हक़ हासिल है कि वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँ, वो तहफ़्फ़ुज़ मांग सकें, वो इंसाफ के लिए सामने आ सकें और उनको उनके हकूक़ जो अक़लियतों के होते हैं एक इस्लामी मुआशरे में, वो उनको मिलें। ये हकूक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वज़ा किए गए थे कि जो अक़लियतें हैं उनको उनके हकूक़ दिए जाएंगे, गैर मुस्लिमों को उनके हकूक़ दिए जाएंगे। कादियानियों के मामले में मुसलमान जो हैं वो बड़े हसास हैं और वो बिल्कुल ठीक हसास हैं। वो मामला मुसलमानों का जो शिकवा है वो भी बड़ा जायज़ है। लेकिन मैं आपको एक लंबी फहरिस्त दे सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के कौन कौन से ओहदेदार वकील ने कब कब कादियानियों के मुकदमात लड़े हैं। हत्ता कि मुझे एक वकील साहब ने बताया कि जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, जो आपके चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार थे और आप चाह रहे थे कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट उनको बनाया जाए और आपने उनको सेनेटर बनवाया, तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी, मुझे एक सीनियर वकील ने बताया कि एक दौर में उन्होंने भी ये एक मुकदमा लड़ा है इस किस्म का, जिस किस्म का मुकदमा लड़ने पर आप जस्टिस एजाज़ अफजल को कह रहे हैं कि अगर ये आदमी मर जाता है तो इसका जनाजा कोई मौलवी ना पढ़ाए। पूरे मानसेरा से मैं कहता हूँ कि इसके जनाजे में ना जाएँ और आप उसके ऊपर कुफर के फतवे लगा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपने ये भी कहा कि उस मौलवी को फिर मैं देख लूँगा जो जनाजा पढ़ाएगा, फिर उसका जनाजा भी कोई नहीं पढ़ाएगा। एक तो कत्ल की धमकी उस मौलवी को जो जनाजा पढ़ाए और दूसरा फिर उसका जनाजा भी नहीं पढ़ने देंगे आप। तो कैप्टन सफदर इस वक्त जो है वो लगातार चक्कर ज़मीन का है, चक्कर इक़्तिदार का है, चक्कर बदले का है और बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। ये एक बहुत ही खब्तुल हवास किस्म का शख्स है, बहुत अजीब अजीब हरकतें करता है। जब नवाज शरीफ साहब ने मुझे क्यों निकाला कंपेन चलाई और वो GT रोड के रास्ते लाहौर आ रहे थे, तो उस बीच में एक बच्चा पैसे लूटता हुआ, जो ये पैसे वैसे फेंकते हैं, चीज़ें फेंकते हैं, वो लूटता हुआ कहीं इनकी एक गाड़ी के नीचे आ गया। मियाँ साहब के काफ़िले की, उनके कैरावान की जो बिल्कुल करीबी गाड़ियाँ थीं, उनमें से एक गाड़ी के नीचे एक बच्चा आके उसका इंतकाल हो गया। उसके माँ बाप रो रहे थे, उस इलाके के लोग जो है बड़े गमज़दा थे। तो कैप्टन सफदर फौरी तौर पे जैसे ही आया माइक पे, तो इसको किसी ने कहा कि वो बच्चा एक फौत हो गया गाड़ी के नीचे आके। उसने कहा वो हमारी कुर्बानी के लिए शहीद हो गया। मैंने उस दिन भी कहा था कि आपकी अगर तहरीक के लिए शहीद करना है तो अपने बच्चे शहीद कर लो। अपने बच्चे आप पाकिस्तान से बाहर रखते हैं, लंदन में, दुबई में, और बाई एयर आप उनको इस्लामाबाद से जाती उम्रा लेकर जाते हैं ताकि रास्ते में उनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे।
तो अपने बच्चे आप लोग लपेट के रखते हैं और लोगों के बच्चों को मरने के लिए आप सड़कों पे छोड़ देते हैं। और अगर कोई बच्चा हादसे में भी उसका इंतकाल हो जाए तो फिर आप कहते हैं कि ये हमारी ये खून शामिल हो गया तहरीक के अंदर, वो मरने के लिए आया था, वो कोई इंडिया से जंग लड़ रहा था बच्चा, वो तो बेचारा गरीब का बच्चा था, आप लोग पैसे वैसे लुटा रहे थे लोगों को इकट्ठा करने के लिए, वो बेचारा करीब आया, गाड़ी के नीचे आ गया। तो ये कैप्टन सफदर जो है ये लगातार शर्मिंदगी का बायस बन रहा है PMLN के लिए। थोड़े दिन पहले नफरत अंगेज बयानात पे एहसन इकबाल साहब ने बड़ा अच्छा रद्द-ए-अमल दिया था। वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, मेरे ख्याल में उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि या तो फिर आप एक जैसा सलूक करें और अपनी पार्टी में से उन तमाम मुकला को निकाल दें जिन्होंने कभी भी कोई भी मुकदमा किसी भी गैर मुस्लिम का लड़ा है, ख़ास तौर पे कादियानियों का, या तो आप उन सबको निकाल दें। तो अगर आपने उन सबको नहीं निकालना तो फिर आप कैप्टन सफदर का मुंह बंद करें और उसको कहें कि अपना मुकदमा जाके अदालत में लड़ो। जो 164 कनाल ज़मीन का तुम्हारा फड्डा है जस्टिस एजाज अफजल साहब की फैमिली के साथ, अपनी फैमिली का और उनका मामला अदालत में जाके रिजॉल्व करो। या सड़कों के ऊपर मारने की, मरने की, जनाजे ना पढ़ाने की, अकेला छोड़ देने की और काफिर होने के फतवे, ये किस चक्कर में लगा रहे हो? ये नफरत की आग जो लगा रहे हैं ना कैप्टन सफदर, ये लोग खुद इस आग में जलेंगे, मैं इस बात को जानता हूं, क्योंकि जिसने जहां जहां ये आग भड़काई है वो आग और उसका सेक उसके दरवाजे तक पहुंचा और फिर उसके अपने आशियाने को आग लगी है। ये एक हकीकत है, इसको माने या ना माने, पार्टी को चाहिए कि शिकायत करें नवाज शरीफ से कि जनाब इसका मुंह बंद करें, या 164 कनाल ज़मीन चंदा डाल के पैसा करके इसको दे दें कि जनाब इसका मुंह बंद कर दें किसी तरह। ये 164 कनाल ज़मीन के अंदर, ये इस चक्कर के अंदर जो है ना वो बहुत सारे लोगों को वाजिबुल कत्ल इन्होंने करार दे देना है। हालांकि इससे पहले किसी आलिम दीन ने इस किस्म का फतवा मैंने नहीं सुना इस स्पेसिफिक मामले के अंदर, लेकिन हो सकता है कैप्टन सफदर वहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं इस मुल्क को। एक और ख़बर है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत का दिन है, 14 साल हो गए। एक बड़ा कठिन और मुश्किल दिन था पाकिस्तान के लिए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बिलाशुबा एक बड़ी लीडर थी, उन पर करप्शन के बहुत सारे इल्ज़ाम थे। बेनज़ीर भुट्टो पे, जरदारी साहब पे भी करप्शन के इल्ज़ाम थे। इसके बावजूद बेनज़ीर भुट्टो, क्योंकि दहशतगर्दों के हाथों उनकी जान गई तो हम उनको शहीद कहते हैं, और वो अपनी जान को ख़तरे में डालकर खुद निकली पाकिस्तान में सियासत करने के लिए। तो इसलिए एक सियासी वर्कर उनकी कदर करता है, और बाकी पाकिस्तानी हर पाकिस्तानी, हर पॉलिटिकल पार्टी का बंदा उनकी कदर करता है। उनकी आप करप्शन के केसेस एक तरफ रख भी दें या आप उनको सामने भी रखें, फिर भी वो एक ऐसी मौत उनकी आई जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो ये पाकिस्तान के लिए कठिन और मुश्किल दिन है। और उसी दिन के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज एक अहम मीटिंग ली है, जिसके अंदर जो मुसल्लह अफवाज के तीनों सरबराहान हैं वो मौजूद थे, DG ISI मौजूद थे, और दीगर आला अफसरान फ़ौज के और सिविल इदारों के मौजूद थे। और ये एक आला सतही कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, और उसमें इस मुल्क ने, पाकिस्तान ने पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास ने आज मुल्क की पहली नेशनल सिक्योरिटी की मंजूरी दी है, और ये पॉलिसी कल काबीना के इजलास में, क्योंकि कल मंगल का रोज़ है, काबीना का इजलास होगा। हो सकता है आप ये वीडियो आज मंगल के रोज़ ही सुन रहे हो, लेकिन ये अब काबीना में पेश की जाएगी और उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। ये 36वीं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ। 7 साल लगे हैं जी, 7 लंबे साल, 7 लॉन्ग ईयर्स, ये सब कुछ बनाते हुए पाकिस्तान को। बहुत सारे थिंक टैंक्स बैठे हैं, हर तरह के लोगों से मुशावरत की गई है, बड़ा डिटेल के अंदर एक एक चीज़ को देखा गया है, और फिर ये पाकिस्तान ने अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी बनाई है। इसमें मईशत एक बहुत बड़ा पहलू है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी मईशत को शामिल किया गया है, पानी के मामलात को शामिल किया गया है, खुराक की पाकिस्तान में किल्लत नहीं होनी चाहिए, खुद कफील होना चाहिए, उसको शामिल किया गया है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पे जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करती हैं। अब इसमें जो एलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक कमेटी ने मुल्क की पहली कौमी सलामती 2022 से 2026 तक के लिए मंजूरी दे दी है। इस हवाले से नेशनल सिक्योरिटी के मुशीर ने इजलास के शुरा को नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अहम नुकात के बारे में ब्रीफिंग भी दी है। उन्होंने कहा कि मुल्क के कमज़ोर तबके का तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी और वक़ार वो यकीनी बनाया जाएगा। जो आम पाकिस्तानी है उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो प्रायोरिटी होगी। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर पॉलिसी का महवर माशी सिक्योरिटी होगा। माशी तहफ़्फ़ुज़ ही शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन बनेगा। ये कौमी सलामती पॉलिसी 60 सालों की कोशिशों का नतीजा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। नवाज शरीफ साहब के दौर में ये साने IPS के बाद इसके ऊपर काम शुरू हुआ था,
तो पहली मरतबा अब ये पॉलिसी मुकम्मल हुई है। उस दौर में इस पर मुकम्मल काम नहीं हो सका, इस दौर में भी बहुत टाइम लग गया, 3 साल से ज़ायद गुजर गए। तो अब जाकर ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पहली आ गई है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसके ऊपर अमल करेगा और आने वाले 4 साल पाकिस्तान की बेहतरी के अंदर बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे। 4-5 साल यानी 22, 23, 24, 25, 26, ये 5 साल अगर इस पॉलिसी को सही तरह इंप्लीमेंट किया गया तो पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे अहम मसाइल से निकल जाएगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और ये बड़ी मजे की और मुझे बड़ी पसंद है और मैं कहता हूं कि ये होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में अस्करी पार्क को फौज से वापस लेकर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तहवील में देने का हुक्म दे दिया। बहुत अच्छा किया है। फौज का काम सिक्योरिटी का है। फौज का काम जो है वो ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने का नहीं है। आप कंटोनमेंट के एरियाज़ में जाएं तो जो जगह छावनियाँ बनाने के लिए दी गई थी वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बहुत बड़े बड़े शादी हॉल बने हुए हैं और उनके अंदर करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है रोज़ाना। बहुत बड़ी बड़ी दुकानें बनी हुई हैं, उसके अंदर भी बिजनेस होता है। मेरे ख्याल में ये काम सिविलियंस को करना चाहिए, सिविल इदारों का करने का काम है। रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन जो फौज के अंदर ऑफिसर्स मौजूद हैं उनका इससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। उनका सिक्योरिटी का काम है और इस पर बड़े अच्छे रिमार्क्स जो है वो आज जज साहिबान ने दिए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि वहाँ आपने 88 दुकानें बना ली हैं, शादी हाल चल रहे हैं, अगर आपसे हिसाब मांग लें तो फिर क्या करेंगे? आपके पार्क्स में झूलों से गिरकर बच्चे मर चुके हैं, आपने ऐसे झूले क्यों लगाए? शादी हाल भी नोटिस के बाद ख़त्म किया, इससे पहले कमर्शियल काम कर रहे थे आप वहाँ। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद ने कहा कि ये सुबकी वाली सूरत हाल है, इस मामले को तूल ना दें, ज़मीन वापस कर दें। फ़ौज का बड़ा ऊंचा काम है, बड़ा मुकद्दस फरीज़ा है, हर इदारे का अपना काम होता है। हम अपने बच्चे जंगों के लिए फ़ौज में भेजते हैं, तिजारत के लिए नहीं भेजते। ये एक बड़ा अच्छा फ़ैसला है। वैसे इसमें जो एक्टिविटीज़ चल रही थी वो ये है कि 300 अफराद पर मुश्तमिल शादी हॉल और 3 शादी हॉल अस्करी पार्क के अंदर हैं और अम्यूज़मेंट पार्क भी एक बनाया गया है। 60 रुपये तो उसकी दाखिला फ़ीस है, बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं। झूलों के चार्जेस अलग से देने पड़ते हैं। अस्करी पार्क में मुख्तलिफ़ दुकानें हैं, फूड कॉर्नर भी है, बहुत सारी तकरीबात के लिए इस्तेमाल होता है ये। तो इसमें मामला ये है ना कि एक्चुअली ये ज़मीन जब फ़ौज को मिलती है कोई भी, तो वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए नहीं मिलती। यहाँ पे होता यह है कि फिर उनको बाद में आहिस्ता आहिस्ता कमर्शियल एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वो फिर लाखों करोड़ों वहाँ से बनते हैं और फिर इस तरह के सवालात पैदा होते हैं जो अब हुए। ये सिविल गवर्नमेंट्स के करने के काम है। हैरत की बात यह है कि सिविल गवर्नमेंट्स भी काम नहीं करती। यानी अगर आप सिविल गवर्नमेंट को ये ज़मीन दे दें तो कोई ना कोई कब्जा करके बैठ जाएगा, वो कब्जा माफिया को औने पौने बेच देंगे, वो वहाँ से खरबों रुपये कमाना शुरू हो जाएगा। कोई एक्टिविटी भी नहीं होगी, बल्कि वो अजीबोगरीब एक और प्लाटिंग करके चाइना स्कीम करके वो कुछ और बेच देंगे। यानी हमारी सिविल हुकूमतों ने तो काम ही नहीं किया और जहाँ फ़ौज ने काम किया वो उनका करने का काम नहीं था। और अब उनसे फ़ौज से लेकर अदालत ज़मीन वापस सिविल गवर्नमेंट को दे रही है कि उनको दें, उन्होंने कुछ बनाना है तो बनाएं। ये अच्छी बात है। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक तरदीद की है। मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना पड़ेगा, उनके पास कुछ ऑप्शन मौजूद हैं। अगर वो मिसाल के तौर पे अपने केस को तूल देना चाहें तो मैंने आपको ये भी बताया कि 2-3 साल तक भी वो दे सकते हैं। अगर वो इस केस को ऐसे ही लेकर चलना चाहें तो भी, या अगर पॉलिटिकल असाइलम के लिए खुफिया तरीके से अप्लाई कर देते हैं और फिर बाद में उसको वापस ले लेते हैं अपनी अपील को, तब भी वो बहुत लंबा अरसा बरतानिया में गुजार सकते हैं कानूनी नुकात का फ़ायदा उठाते हुए। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि नवाज शरीफ की अगले साल वापसी होगी, यानी ये जो अब आ रहा है 2022, और वही हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। अगले साल लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च और जलसे जुलूस होंगे, लेकिन हम टाइम टेबल नहीं दे सकते कि मियाँ नवाज शरीफ कब आएंगे। तो मामला वही है जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था। और साथ ही साथ अंसार अब्बासी ने एक खबर दी है। अंसार अब्बासी आजकल कुछ इदारों के हवाले से ख़बरें देना बहुत तेज़ी से शुरू हो गए हैं, क्योंकि माजी में इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें की थी जिसके बाद अब इनको लगता है कि इनको रेस्क्यू करने के लिए इदारों के करीब होना ज़रूरी है। तो आजकल ज़रा इदारों के हवाले से ही खबरें दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मालूम हुआ है कि अभी तक कोई डील नहीं हुई, ये अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं, और नवाज शरीफ मुस्तकबिल करीब में जल्द वापस नहीं आ रहे। अभी सलीम साफ़ी इसी ग्रुप के कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं अगले महीने, और इसी ग्रुप के अंसार अब्बासी कह रहे हैं कोई नहीं आ रहे। मेरी खबर यह है, बाखबर ज़राए नवाज शरीफ की आइंदा चंद हफ्तों में जनवरी 2022 में वापसी के हवाले से जारी क़यास सराइयों पर यकीन नहीं रखते। इन ज़राए ने तरदीद की है कि कोई डील हो गई है या फिर किसी ऐसे स्क्रिप्ट पर अमल हो रहा है जिससे नवाज शरीफ की लंदन वापसी में आसानी पैदा हो सके।
इन जराए ने दावा किया है कि नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई बराह रास्त राब्ता नहीं है। नून लीग की दूसरी सतह की क़यादत भी लाइलम है कि नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं और आया वो उन लोगों के साथ राब्ते में हैं जो उनकी वापसी के हवाले से अहम हैं। देखें, थोड़े दिन पहले एक राणा शमीम वाली खबर दी थी अंसार अब्बासी साहब ने, और उस खबर के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया कल इरफान हाशमी ने। अब वो तो सारा हो गया मामला एक्सपोज। एक बिल्कुल यंग और नया जर्नलिस्ट है, उसने अंसार अब्बासी जैसे तजुर्बाकार और पुराने जर्नलिस्ट की खबर को उड़ा के मारा। अब मामला ये है कि इरफान हाशमी ने जो किया है वो मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए को सिर्फ ज़मीन पे नहीं लाया बल्कि उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। अब वो खबर जो है वो एक बम बन के गिरी है हाउस ऑफ शरीफ पे। ऐसे में वापस आना आकर अब क्या कहेंगे मियां साहब जलसे में कि राणा शमीम क्या कह रहा है? वो सारे खड़े होकर सामने कहेंगे मियां साहब, और अपने घर में बुला के आपने अपने दफ्तर के अंदर उस बंदे से साइन करा के नोटरी पब्लिक को वहीं बुला के आपने वो पेपर दे दिया था, इससे बड़ा कोई फ्रॉड हो सकता है? तो जो बयानिया खड़ा किया था मियां साहब ने वापस आने के लिए, वो भी धड़म से बैठ गया है। ये भी एक वजह हो सकती है कि मियां साहब जो हैं वो अब वापस आने के मामले में बड़ा हिचकिचाहट का शिकार है कि पाकिस्तान जाऊं या ना जाऊं, और अगर बरतानिया में रहता हूं तो कौन सा कानूनी तरीका इख्तियार करूंगा किसी को पता भी ना चले और मेरा स्टे भी यहां पे लंबा होता जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।